कैसे पता चलेगा लाइव रिकॉर्डिंग? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ये क्या स्टॉपिंग? कैसे हैं आप सब? क्या आप मुझे देख सकते हैं? आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दीजिए सारे ही बच्चे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। इसमें हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाले हैं और जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्लास से अंत तक जुड़े रहें, एंड तक क्लास को देखेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई। तो सबसे पहले तो आपका बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर पे स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। एक बार सारे ही बच्चे जरा चैट बॉक्स पे बता दें कि वो लाइव आ चुके हैं। इसको खोल दीजिए। एक बार बता दीजिए कि आप सारे ही बच्चे लोग लाइव आ चुके हो, ताकि फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। सारे ही बच्चे एक बार बता दें कि आप लाइव आ चुके हैं, ताकि हम सेशन स्टार्ट करें। अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। जिनको गुड इवनिंग फील हो रहा है गुड इवनिंग ले लो, जिनको गुड नाइट फील हो रहा है गुड नाइट ले लो, ठीक है। लेकिन जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, क्योंकि अब आपकी क्लास को शुरू करने का टाइम हो चुका है और हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो भाई चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। उम्मीद करते हैं सारे ही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और त्योहार का माहौल है, हो सकता है बच्चे कम आएंगे क्लास में, ठीक है, लेकिन आपकी क्लासेस नहीं बंद है, क्लासेस रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो कोशिश करिए सारे ही बच्चे जुड़े रहिए अपने क्लास से। बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर पे डेली सुबह से रात तक आप लोगों के लिए क्लासेस लगाई जाती हैं। तो उस क्लासेस को मिस मत किया करिए, क्योंकि वो क्लासेस सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्नों का दौर स्टार्ट हो चुका है। ये है पहला प्रश्न। आपके सामने ये पहला प्रश्न है और आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न कहाँ गया भाई? रुको जरा, पहला प्रश्न मेरा गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, दूसरे प्रश्न से उत्तर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो दूसरे प्रश्न से दे दो। कह रहा है पोषण की किस विधि में एक जीव अपने भोजन को बिना मारे दूसरे जीवित शरीर से प्राप्त करता है? यानी कि अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है, जबकि वो किसी भी जिस जीव पर वो है उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज दिस? ये कैसा न्यूट्रिशन कहलाता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता है? बता दीजिए जल्दी से कि सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा सही उत्तर इसका? बता दीजिए। पोषण की किस विधि में एक जीव अपने भोजन को बिना मारे दूसरे जीवित जीव से प्राप्त करता है? बेटा पोषण, आपको पता है पोषण कितने टाइप के होते हैं? अगर आपको याद हो तो मेरे द्वारा आपको बताया जा चुका है कि जो पोषण है उसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषम पोषी। कौन सा होता है? विषम पोषी। स्वपोषी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, यानी जो अपना भोजन खुद से बना सकता है। विषम पोषी को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक एंड विषम पोषी हेट्रोट्रॉफिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमें पता है जो हेट्रोट्रॉफिक है फिर से वो तीन में डिवाइडेड है, जिसमें आपके पैरासाइट वाले आ जाएंगे, पैरासिटिक आ जाएगा, सैप्रोफिटिक आ जाएगा, ठीक है, जो आपके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, और होलोजोइक आ जाएगा। ये सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब कुछ भी नया मैंने नहीं लिखा है और ये तुम्हारे द्वारा पढ़ा गया है। समझ रहे हो? मतलब इसमें कुछ भी नया नहीं है। समझे बात को? एक मिनट रुकना, आपके कमेंट थोड़े से बड़े कर लूं और देख लूं कि भाई सब चीज सही चल रही है कि नहीं। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे तो दिखेगा नहीं। चलो ठीक है, दिख गया। फाइन। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो विधियां हैं पोषण की, ये तुम्हें पहले भी पढ़ाई जा चुकी है कि ये पोषण कितने प्रकार का होता है। स्वपोषी, विषम पोषी, जिसको हम ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के नाम से जानते हैं। अगर मैं स्वपोषी की बात करूं तो स्वपोषी में कौन आते हैं प्यारे बच्चों? स्वपोषी का मतलब क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक हुआ। स्वपोषी का मतलब क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जो भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब वो स्वयं कैसे बनाएंगे?
अब वो स्वयं कैसे बनाएंगे? तो अब वो स्वयं बनाएंगे किसके थ्रू बेटा? अब वो स्वयं बनाएंगे आपके CO2 के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड इसके अलावा प्रकाश यानी लाइट के थ्रू। तो आपको पता है कि ये सब चीजों का इस्तेमाल करके पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन बनाता है? पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए पौधों को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। समझे बात को? ऐसे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे कवकों में कौन सा पोषण पाया जाता है? कवक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कवक। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो जो आपके 5 किंगडम दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके 5 किंगडम दिए गए हैं, जिसमें पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटेई, पांचवा है एनिमीलिया, है ना। इसमें देखिए फंजाई एक किंगडम है, यानी एक जगत है। कवक की स्टडी यानी जीव विज्ञान की शाखा, जिसमें हम वह शाखा जिसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है वो ब्रांच? वो ब्रांच कहलाती है माइकोलॉजी। कौन सी ब्रांच है? माइकोलॉजी उस ब्रांच का नाम है। समझे बात को सारे बच्चे? उस ब्रांच का नाम क्या है? माइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है फंगस जो है उसमें कैसा पोषण पाया जाएगा। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो कि जो तुम्हारा फंगस होता है उसमें कैसा पोषण पाया जा सकता है। थोड़ा सोचो किस टाइप का होगा पोषण। क्या उसके में परजीवी पोषण होगा, होलोजोइक होगा, स्वपोषी होगा, या सेप्रोफिटिक होगा? भाई कवक कैसे होते हैं? कवक अगर आपको पता हो, फंगस, फंगस कुछ डिजीज भी फैलाते हैं। और अगर आपको फंगस के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको पता है कि फंगस जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? सड़ी गड़ी चीजों से अपना खाना लेते हैं। सड़ी गड़ी चीजों से अपना खाना लेंगे, तो सड़ी गड़ी चीजों से जो खाना लेते हैं वो पोषण कहलाता है सैप्रोफिटिक। वो पोषण क्या कहलाता है? सैप्रोफिटिक कहलाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में आप देखेंगे कि कई जगह आपको आंसर के फॉर्म में मिल सकता है। क्या आंसर के फॉर्म में मिल सकता है? हेट्रोट्रॉफिक। तो वो भी आंसर गलत नहीं मानेंगे हम, यानी उसको भी हम कंसीडर करेंगे सही। जाएंगे ऑप्शन वाइज, जिसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट लगेगा उसको हम सही करेंगे। समझे बात को सारे ही बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पौधों की जड़ें किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करेगी? मिट्टी से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बता दीजिए। क्या कहलाता है वो प्रोसेस? अच्छा ये बताओ पौधे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पौधे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तुम सबको पता है कि जो पौधे होते हैं इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है भाई? एक तो जल बहुत जरूरी है ना। और यही जल वो कहां से ले रहे हैं? जड़ों से ले रहे हैं। और जड़ों में क्या सिर्फ जल है? नहीं, मिनरल्स भी होते हैं जो पौधों को पहुंचते हैं जड़ों से ही। अब इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है प्लांट में? तो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जाइलम टिश्यू। सबको पता है जो हमारा जाइलम ऊतक है वो काम करता है हमारे जड़ों से इस जल को लेकर आगे पहुंचाने का। ठीक है, तो यानी वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस। क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाता है। समझ में आया सारे बच्चों को? क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि पत्ती की, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, कह रहा है पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का क्या स्थान है? जो तुम्हारी लीफ होती है उसकी जो सेल्स होती हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की लोकेशन की बात की जा रही है। बता दीजिए क्या होगा? बता दीजिए क्या होगा?
हाँ जी, क्या होगा उत्तर? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि आंसर क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए भाई, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करती हूँ तो प्रकाश संश्लेषण जो है भाई, प्लांट का कोई ऐसा पार्ट होता होगा ना जहां पे फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, वो है तुम्हारी पत्ती, वो क्या है? तुम्हारी लीफ है। ठीक है, और इस लीफ में क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट है? पिगमेंट है क्लोरोफिल। कौन सा है? क्लोरोफिल है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, ध्यान रखिएगा, यानी दो मेम्ब्रेन पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में। और इसी क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होती हैं, और डार्क रिएक्शन दोनों होती है। लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और ये दोनों ही पोर्शन किसके हैं? क्लोरोप्लास्ट के। बेसिकली देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का प्लास्टिड है ना? प्लास्टिड्स जिसको तुम क्या बोलते हो? क्या बोलते थे यार? लवक। ठीक है, लवक बोलते हो। जो क्या करते हैं? विच गिव्स कलर टू द प्लांट, जो पौधों को कलर देते हैं। समझे बात को? समझे बात को? देखो बेटा, क्लास तुम्हारी डेली होगी और हमेशा होती है चैनल पे 5 से 6। तुम्हें पता होगा कि टाइमिंग ही यही है, 5 से 6 की है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है शेड्यूल के कारण क्लास इधर उधर आगे पीछे हो सकती है, पर क्लास चलती जरूर है, इस पे ध्यान दीजिएगा। जो आपकी क्लास है वो चलेगी जरूर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आगे भैया? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोई बच्चा बताना चाहेगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली है, एक कोशिका का कोशिकांग है, जिसमें क्या है, जो किस पे काम करता है? बेसिकली श्वसन पे काम करता है ना, रेस्पिरेशन पे काम करता है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रोटोप्लाज्म आपको पता है पुरकिंजे ने दिया। साइटोप्लाज्म द लिक्विड, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, दूसरा मुझे ये कहना था कि अब तुम लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना है तुम लोगों को, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना? बार बार तो ये इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती, लेकिन हाँ जरूरी है तो आप लोगों को दे रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये है, इसको ध्यान से सुनिए। काफी ऐसे बच्चे हैं हमारे प्यारे प्यारे जिनको ये नहीं पता अभी कि जो एग्जामपुर की क्लास की पीडीएफ है यूट्यूब की, वो कहाँ जाती है ना? मेरे काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी इस बारे में पता ही नहीं है कि YouTube की वीडियो कहाँ, जो ये पीडीएफ है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब आपको ये पीडीएफ चाहिए, मान लो आपको ये प्रश्नों का अभ्यास करना है, ये पीडीएफ चाहिए, तो तुम्हें कहाँ मिलेगी? कभी सोचा तुमने कहाँ मिलेगी? ये तुम्हें मिलेगी तुम्हारी अपनी एप्लीकेशन पे। तुम्हारी एप्लीकेशन कौन सी? एग्जामपुर एप्लीकेशन। सबके फोन में होगी, जहां तक हम उम्मीद करते हैं सबके फोन पे एग्जामपुर एप्लीकेशन होगी। नहीं है तो मामला गड़बड़ है तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, एग्जामपुर एप्लीकेशन आप लोगों के फोन पे है, उसको ओपन करिए। ठीक है, उसको ओपन करिए, आपको सबसे नीचे यूट्यूब प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, यानी होम, उसके बाद से यूट्यूब प्लेलिस्ट, उसके बाद से कोर्सेस, डाउनलोड्स, ऑफर, सबसे नीचे। बेटा जब हम फोन ओपन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने एग्जामपुर एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो एक पन्ना खुल के आता है, कुछ ऐसा पन्ना खुलता होगा, है ना, कुछ ऐसा खुलता होगा। ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो, बातें मत करो, देख रहे हो ये? ठीक है, ऐसा पन्ना खुलता होगा। ये जो पन्ना है, ये जो पेज है, ये जब खुलेगा, इसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा यूट्यूब प्लेलिस्ट का। क्या आएगा? यूट्यूब प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो यूट्यूब प्लेलिस्ट का ऑप्शन जब आएगा आप इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जब ओपन किया होगा एग्जामपुर एप्लीकेशन तो उन्हें ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा सा काम है, क्या करना है, जाना है और यूट्यूब प्लेलिस्ट, मतलब वहां पे प्ले स्टोर पे जाके उसको अपडेट करना है। आपको अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद दोबारा एप्लीकेशन पे आना है, आपको ये ऑप्शन दिखने लगेगा, यूट्यूब प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखने लगेगा। समझे बात को? क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो जाकर अपनी ऐप को अपडेट करो।
और दिख रहा है तो क्लिक करो और अपने चैनल को सिलेक्ट करो। जैसे तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर में, तो यहाँ पे आके सिलेक्ट करो और आके अपनी टीचर की क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करो। बहुत आसान प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। यहाँ पे आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, समझे बात को। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है जो कि मुझे लगता है बच्चा बच्चा आप जान चुका है। बस प्रॉब्लम ये है कि पीडीएफ को टाइमली डाउनलोड करो, अदरवाइज तुम खुद ही भूल जाओगे कि तुम्हारी टीचर ने कब पढ़ाया था कब नहीं। हमारे द्वारा डेली पीडीएफ भेज दी जाती है, तुरंत पीडीएफ भेज दी जाती है। तो मेरा मानना ये है बिना टाइम वेस्ट किए जैसे आपकी क्लास ओवर होती है रात में सोने से पहले आप अपने टीचर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर लिए फॉर रिविजन, है ना, फॉर रिविजन। समझे बात को, रिवीजन के तौर पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको पता है आपके बैचेस हैं, मुझे लगता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बैचेस की डिटेल पता होगी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जानते हैं कि भाई हमारा जो बैच चल रहा है, आपको पता होगा अभी तो खैर 70% का ग्रैंड सिलेक्शन ऑफर भी चल रहा था, और अभी आपके होली के टाइम पे जो ऑफर आया हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आपका जो दरोगा बैच है 999 का 60% पे, 699 का कांस्टेबल का बैच है, ये आपका 699 का कांस्टेबल का बैच है। दरोगा का बैच 999 का है, समझे बात को, दरोगा का बैच 999 का है। तो कहने का मतलब ये है बैचेस की डिटेल आपके सामने है। अब इसमें अगर कोई ऑफ होगा आपको पता चल जाएगा, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेली हमारे साथ नए बच्चे इस बैच में जुड़ रहे हैं, जो हमारा राजगीर बैच है, पेड बैच है, बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा हमारा ये बेटा रहा दरोगा का बैच जो कि 999 का यानी 1000 रुपए का है। अगर आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए, एग्जामपुर के जो भी आपका हेल्पलाइन नंबर है उस पे कॉल करके आप डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कहीं पे भी आप किसी भी दुविधा में फंस रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये 999 का बैच है जो कि अभी अभी 999 का है। अगर 70% ऑफ चल रहा है तो ये आपको सस्ता पड़ेगा, 60% ऑफ में 999 का पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके बैचेस की डिटेल थी। हम अपनी क्लास की तरफ वापस आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, ध्यान से पढ़िएगा। अमीबा की बात की जा रही है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। उत्तर दे दीजिए कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पे होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि अमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होगा, यही तो पूछ रहा है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन रिक्तिका में। कहाँ होता है, भोजन रिक्तिका में। देखिए अगर मैं अमीबा की बात करूं तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कैसा है, एक कोशिकीय जीव। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, समझे बात को, एक कोशिकीय जीव कहलाता है अमीबा, ठीक है, जो कि आपको पता है किस में रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला कह रहा है लार में लार एमाइलेज की कमी होने पर मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रभावित होगी। ये बताइए आपकी लार में, आपकी सलाइवा में, आपको पता है आपकी सलाइवा में क्या है, लार में एमाइलेज है ना, सलाइवरी एमाइलेज है ना, सलाइवरी एमाइलेज है। अगर इसकी कमी हो जाए, सवाल उठ रहा है अगर इसकी कमी हो जाए तो तुम्हारे जो मुख की एक्टिविटी है, माउथ एक्टिविटी, बक्कल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, उस पे क्या फर्क पड़ेगा, बता दीजिए
क्या फर्क पड़ेगा, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या फर्क पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो। मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रभावित होगी। आपको पता है हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले हमारा मुख ही इन्वॉल्व है, उसके बाद हमारी फूड पाइप है ना, उसके बाद हमारा स्टमक है, उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है और फिर रेक्टम है, जिसके जिसके थ्रू खाना क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा। समझे बात को, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है एमाइलेज की कमी होने पे मुख गुहा में जो एक्टिविटी है जो प्रभावित होगी उसमें स्टार्च चीनी में टूट रहा है, ये एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमें पता है सबसे पहले जो ब्रेकडाउन होगा, सबसे पहले ब्रेकडाउन जो होता है वो होता है ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, सबसे पहले ब्रेकडाउन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब स्टार्च आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन होगा नहीं, विटामिन होगा नहीं, वसा होगा नहीं। एक ही ऑप्शन है जहां कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व है, क्योंकि स्टार्च किसका टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। तो यानी कार्बोहाइड्रेट में ही गड़बड़ होगी ना, कार्बोहाइड्रेट के ही ब्रेकडाउन में गड़बड़ होगा। समझे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, जल्दी से बता दीजिए कहां पे सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा, सबसे ज्यादा कंप्लीट पूर्ण पाचन की जो क्रिया है वो कहां पे संपन्न होगी, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कह सकते हैं आहार नाल का जो क्षेत्र है जहां पे भोजन को अवशोषित करने की बात हो रही है। तो देखिए प्रोसेस स्टार्ट होता है मुख से, मुख से जाता है कहां पे, फूड पाइप में, फूड पाइप से जाता है कहां पे, स्टमक में। ठीक है, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम और रेक्टम से एनस। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस होता है अगर आपको पता हो। ठीक है, तो यानी कि क्या है बेसिकली ये क्या करेगा, पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, जिगर। तो देखो सबसे ज्यादा जो पचा हुआ, जो पचे हुए भोजन को जो अवशोषित करेगा वो ये पार्ट है, छोटी आंत है। क्योंकि छोटी आंत में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। समझे, विलाई बोलते हैं। आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहा जाता है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल। क्या कहलाएगा भाई, तुम्हारे आहार नाल में एक एक्टिविटी हो रही है ना। जैसे हमने बोला कि इसमें देखो भाई डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले करता है, डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स, है ना। अगर एंजाइम्स नहीं है तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि एंजाइम रोल प्ले कर रहा है, एंजाइम खानों को तोड़ रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर ये नहीं है तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो ये कहाँ कहाँ है, ये तुम्हारे माउथ में, सब जगह थोड़ी ना, ये तुम्हारे स्टमक में है, ठीक है, और ये तुम्हारी छोटी आंत में है। तो यानी कहाँ कहाँ नहीं है, ये कहाँ कहाँ नहीं है, ये फूड पाइप में नहीं है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं है, बड़ी आंत में नहीं है। तो फूड पाइप क्या है, फूड पाइप बेसिकली माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। तुम्हारे मुंह को पेट से कनेक्ट करने वाली जो पाइप है वो क्या है, वो पाइप का नाम है फूड पाइप। ठीक है, उस पाइप का नाम है फूड पाइप। अब ये जो फूड पाइप है ये बेसिकली यहाँ पे एक मूवमेंट, यहाँ पे एक मूवमेंट होता है जिस वजह से खाना नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एक गति होती है। उस गति का नाम है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, है ना, क्रमानुकुंचन। ये मूवमेंट कहलाती है आपकी कौन सी, ये मूवमेंट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहलाता है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट जो है वो बेसिकली फूड पाइप में जो होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहलाता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती है, कोई मूवमेंट होता है, तो हाँ मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, चलिए कह रहा है जब चावल के पानी में आयोडीन के हम कुछ बूंदे डाल दें तो उसका जो घोल है वो नीला काला हो जाता है। तुमको अच्छा ये तो पता है कि चावल में क्या है,
चावल में बेटा है कार्बोहाइड्रेट, ये बात समझ लो, कार्बोहाइड्रेट है, समझे तुम बात को, ठीक है। अब चावल में बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब तुम अगर इसमें आयोडीन की बूंद डाल रहे हो, अगर आयोडीन की बूंद डाल रहे हो तो वो कुछ नीला काला सा हो रहा है, यानी ये क्या प्रेजेंस दिखा रहा है भाई। आयोडीन का परीक्षण हम कब करते हैं, आयोडीन की टेस्टिंग हम तब करते हैं जब हमें जानना होता है कि किसी चीज में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। अगर हमें जानना है कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, तो फिर हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। अगर उस घोल का रंग नीला काला हो जाता है तो यानी उस चीज में स्टार्च प्रेजेंट है, समझे बात को। तो यानी चावल के पानी में क्या होगा, प्रोटीन थोड़ी ना पाया जाएगा, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट है, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, आपका स्टार्च पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बार मैसेज कर दो, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, एक बार मैसेज कर दीजिए समझ में आ रहा है। हाँ एक बार मैसेज कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कह रहा है जो अनएब्सॉर्ब फूड है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भाई अनएब्सॉर्ब फूड की बात हो रही है, यानी ऐसा खाना जो क्या है, क्या कहलाएगा, अनएब्सॉर्ब, अनअवशोषित की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, अनअवशोषित की। तो क्या कहलाएगा भाई, वो बाहर निकलेगा ना शरीर से, क्योंकि उसका शरीर में कोई काम नहीं है, वो एक अनएब्सॉर्ब फूड है। जो चीजें एब्सॉर्ब होनी थी वो हो गई। सबसे मेन डाइजेशन किसने पार्टिसिपेट किया, छोटी आंत ने। तो अब बचा क्या तुम्हारा, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि वो एनल स्पिंचर के थ्रू क्या होगी, कंट्रोल की जाएगी और आपके मल के रूप में बाहर त्याग दी जाएगी, है ना, मल के रूप में बाहर त्याग दी जाती है, समझे बात को। क्लियर है सारे बच्चों को, एक बार बता दें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है ये, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न कितना अच्छा है, कह रहा है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। अवायवीय श्वसन से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। भाई दो टाइप का श्वसन होता है, एक होता है अवायवीय और एक होता है वायवीय, है ना, एक होता है वायवीय एक होता है अवायवीय, इस पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, दो टाइप का श्वसन पाया जाता है। तो कह रहा है प्रोडक्ट बता दो, बता दो प्रोडक्ट भैया, कौन सी बहुत बड़ी बात है, बता दो जल्दी से प्रोडक्ट। अवायवीय श्वसन में क्या बनेगा, भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो वहां पे क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि श्वसन है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एंडो नहीं होगा, ठीक है। अगर श्वसन कहीं पे आता है तो हमेशा प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी निकलेगी, ठीक है, एनर्जी निकलेगी, जबकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। कहाँ पे ये विखंडन होता है, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, बता दीजिए जल्दी से, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है आपको ये बताना है, जल्दी से बता दीजिए। भाई करेक्ट आंसर जल्दी बताओ, पायरुवेट का ब्रेकडाउन कहाँ होगा, भाई क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, अभी तक उत्तर नहीं आया, मतलब अगर 2 मिनट रेस्ट भी ले लिया तो तब भी उत्तर नहीं आया, क्रेब साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये ब्रेकडाउन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है वो कोशिका के किस भाग में होता है, भैया ये बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटता है,
ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो बता दो जरा कहाँ हो रहा है? आपके साइटोप्लाज्म में हो रहा है। आपके साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट। कह रहा है उन पदार्थों का नाम बताइए जो जोरदार शारीरिक व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में जमा होने से ऐंठन हो सकती है। बता दीजिए भाई इसका रिप्लाई। एक मिनट रुकिएगा जरा, हम आपके थोड़े से कमेंट बड़े करा रहे हैं। अरे सुनना, इधर आना एक नेम द सब्सटेंस। बता दीजिए भाई उन पदार्थों का नाम बताइए जिनके जोरदार शारीरिक व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में जमा होने से ऐंठन होती है। तो आपको पता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगले प्रश्न का आप उत्तर दीजिए और मैं जरा एक मिनट आपके कमेंट ठीक करा लूं, बहुत छोटे दिख रहे हैं। उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनसे गैसों का श्वसन विनिमय होता है। भाई गैसेस एक्सचेंज की बात हो रही है। गैसेस एक्सचेंज की बात की जा रही है। कहाँ होती है गैसेस एक्सचेंज? प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जहां गैसेस एक्सचेंज होती है? तो वो है स्टोमाटा, है ना। स्टोमाटा है जो कि ओपन क्लोज दो टाइप के होते हैं। ओपन और क्लोज दो टाइप के स्टोमाटा होते हैं। ठीक है, स्टोमाटा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो पत्ती के ऊपर नीचे दोनों साइड पाया जाता है। समझे, स्टोमाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव में श्वसन वर्णक क्या है? भाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है मानव का? कैरोटीन, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया, हीमोग्लोबिन। ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि ये 1000 बार मेरे द्वारा आपको बताया गया है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट बता दीजिए कि क्या होगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर आपको पता हो अपनी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, जरूर से आपको पता होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जरूर से आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है। तो आप सबको पता है कि हमारे अंदर मानव में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है, जो कि किसमें पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाएं आपको पता है कौन सी होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कौन सी हैं? हम जिनको आरबीसीज कहते हैं, ये है लाल रक्त कणिकाएं, ये हमारे अंदर है। ठीक है, खून हमारा आरबीसी। समझे बात को? कह रहा है कि कौन सा पादप उत्तक जल और खनिजों को जड़ों से पत्ती तक पहुंचाता है। देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा, टिश्यू की बात हो रही है, यानी प्लांट टिश्यू की बात हो रही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो प्लांट टिश्यू है जो कि जल को और खनिजों को पहुंचा रहा है। सवाल को ध्यान से सुनिए, जल और खनिज को पहुंचा रहा है, यानी वाटर एंड मिनरल को पहुंचा रहा है। वाटर एंड मिनरल को पहुंचा रहा है। समझे, वाटर और मिनरल को पहुंचाने का काम कर रहा है। तो वाटर और मिनरल को कौन पहुंचा रहा है? आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि वाटर और मिनरल को। भाई प्लांट में खाना बन रहा है और प्लांट को पानी चाहिए क्योंकि भाई जल भी तो जरूरत होता है। और दो टिश्यू हैं जो कि प्लांट में खाना और वाटर का मूवमेंट करते हैं। अगर आपको पता हो वो दो टिश्यू का नाम क्या है? वो दो टिश्यू जटिल ऊतक कहलाते हैं।
वो दो टिश्यू कैसे कहलाते हैं? जटिल उत्तक कहलाते हैं। एक कहलाता है जाइलम, ठीक है, और दूसरा कहलाता है फ्लोएम। दूसरा क्या कहलाता है? फ्लोएम कहलाता है, ठीक है। ये जाइलम है और ये क्या है? फ्लोएम है। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये फ्लोएम है। समझे बात को? ये जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो ये क्या करता है? ये पानी का मूवमेंट करेगा, और फ्लोएम क्या करता है? फूड का, ठीक है। ये दोनों हमारे कैसे टिश्यू हैं? जटिल को हम और क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको और हम किस नाम से जानते हैं? कंडक्टिव टिश्यू नाम से भी जानते हैं, कंडक्टिव टिश्यू। भाई एक ही चीज के बहुत सारे नाम है, डोंट गेट कंफ्यूज। आपके एक ही चीज के बहुत सारे नाम हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कंडक्टिव, कॉम्प्लेक्स, एंड आपका जो, इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको एक और किसी नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, कंडक्टिव, एक और नाम था मैं भूल रही हूँ शायद, हाँ, कॉम्प्लेक्स, कंडक्टिव, एक और नाम है, कॉम्प्लेक्स है, याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद आ रहा हो तो बताइए, क्योंकि मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। पानी पी लेते हैं, शायद याद आ जाए। कॉम्प्लेक्स, कंडक्टिव, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, कंडक्टिव टिश्यू होता है, याद नहीं आ रहा मुझे कि क्या होता है। आपको याद आ रहा हो तो बताइएगा जरा मुझे, बिल्कुल मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, पैरेनकाइमा आपका टिश्यू है, कोलेनकाइमा भी टिश्यू है। फ्लोएम बेसिकली क्या करेगा? खाने का, फूड का, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। कह रहा है फ्लोएम में भोजन की गति क्या कहलाती है? फ्लोएम में भोजन की गति मेरे ख्याल से काफी बच्चों को नहीं पता होगा, इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्योंकि देखो बेटा, अब पानी जो है वो जड़ से ऊपर जाएगा। पानी कहाँ है? नीचे है, जड़ में है। पानी का मूवमेंट कैसा है? ऊपर है, यूनि डायरेक्शन है। पानी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यूनि डायरेक्शन कहो, अपवर्ड डायरेक्शन करो, या ऊपर की गति में, यानी ऊपर की दिशा में जा रहा है पानी, है ना। लेकिन खाना खाना कहाँ है? भोजन कहाँ है तुम्हारा? भोजन, भोजन है पत्ती के पास, है ना। तो वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। एक रक्त वाहिका जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करती है, अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। हार्ट से हम एंटायर बॉडी में किसको, मतलब कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जिसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे? बता दीजिए। बताओ भाई, हम रुक जाते हैं, तुम भी रुक जाते हो भैया। अरे दो चीजें तुमने पढ़ी हैं, ब्लड वेसल कितनी टाइप की होती हैं? ब्लड वेसल्स कितनी टाइप की होती हैं? तीन टाइप की पढ़े हो। एक पढ़े हो आर्टरी, एक पढ़े हो वेन, और एक पढ़े हो कैपिलरी। याद आई? ये तीन प्रकार की तुमने पढ़ी हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी का काम है प्योर ब्लड को उठाना और कहाँ ट्रांसपोर्ट करना भाई? पूरे बॉडी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से उठाएगी? हार्ट से उठाएगी। वेन वही चीज को वापस हार्ट में लेके आएगी। तो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में धमनियां लेके जा रही हैं, क्योंकि प्योर ब्लड, यानी प्योर ब्लड बोले तो, प्योर ब्लड बोले तो ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है वो बेसिकली तुम्हारे किसके पास है? तुम्हारे आर्टरी के पास है, समझे। और डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड तुम्हारे किसके पास है? वेन के पास है, समझे बात को। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त के अतिरिक्त एक और परिसंचरण द्रव्य है, उसका नाम बताइए। रक्त के अतिरिक्त एक और परिसंचरण द्रव्य कहलाता है जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट है, बोल रहा है उसका नाम क्या है भाई? परिसंचरण द्रव्य, ह्यूमन सर्कुलेटरी फ्लूइड, अनदर नेम पूछ रहा है। विच इज अदर देन द ब्लड। तो भाई लिम्फ होना चाहिए, लिम्फ जिसमें ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं? सॉरी, WBC, ठीक है। समझे बात को। 90% तो वाटर होता है,
चलिए, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो, क्या लिखा है, ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों में ऑप्शन में आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। हाइला, राणा ड्रेको, वेल, डॉल्फिन, कछुआ, लेबियो, गिरगिट समंदर, हिपोकैम्पस, एक्सोकेटस, एनाबस। एनाबस, बहुत अच्छे नाम है। काफी बच्चे तो कह रहे हैं नाम ही मैम नहीं सुने हमने। हाँ, ये नाम नहीं सुने हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। सिंगल सर्कुलेशन, हम लोग कैसा सर्कुलेशन शो करते हैं, वी शोज डबल सर्कुलेशन। हमारे पास भैया दोहरा परिसंचरण तंत्र है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, क्योंकि हमारे हार्ट में सबसे पहले कैसा ब्लड रिसीव होता है, डीऑक्सीजनेटेड, फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड में। समझे बात को, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये तो तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुमने 5 किंगडम ध्यान से पढ़ाओ, है ना, क्योंकि ये तो 5 किंगडम का सब कुछ है, ये समझ लो। 5 किंगडम की सारी चीजें जो दी गई हैं वहां पे इससे संबंधित तुमने चीजें पढ़ी होंगी, क्योंकि वहीं पे बताया गया है कि कौन से एनिमल वार्म ब्लडेड है, कौन से एनिमल कोल्ड ब्लडेड है, किसके पास 4 चेंबर हार्ट है, किसके पास 2 और 3 चेंबर हार्ट है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है उस नली का नाम बताइए जो किडनी को मूत्राशय से जोड़ती है। किडनी को, यानी किडनी जो तुम्हारी है, किडनी देखो भाई, हम तुम्हें एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। ये तुम्हारी रही किडनी, ठीक है, ये तुम्हारी किडनी है। तो वो कह रहा है कि जब यहाँ से 2 नलियां निकलती हैं जो कि तुम्हारे इससे, मूत्राशय क्या हुआ बेटा, ब्लैडर हुआ क्या, हाँ, ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये तुम्हारी किडनी है, और ये तुम्हारा क्या है, यूरिथ्रा है, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है। तो इस नली का नाम पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो तुम्हें पता है किडनी को जो आपके यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ेगा, यानी आपके मूत्र मार्ग, मूत्राशय से जोड़ेगा, वो आपकी कहलाती है यूरेटर। ये क्या है, पेयर ऑफ यूरेटर। पेयर ऑफ यूरेटर का मतलब होता है जो जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, यूरेटर्स पाए जाते हैं। समझे, जो किडनी को किससे जोड़ रहे हैं, आपके ब्लैडर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त कोशिकाओं में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण, पानी जैसे उपयोगी पदार्थों के चयनात्मक पुनः अवशोषण की अनुमति देता है। बता दीजिए क्या होगा। ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, अगर आपको पता है तो बताइए। वैसे बेसिकली इसमें ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपके कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा है, तो थोड़ी सी जानकारी सुन लीजिए। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मैंने बोला टाइम हो रहा है, अभी टाइम है आपकी क्लास खत्म होने का, ठीक है। तो पहले मेरी बात सुन लीजिए कि बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल का जो बैच है आपका, राजगीर बैच, उसकी ऑफर प्राइस देख लीजिए कि भाई, वैसे तो देखिए अभी आपके फरवरी में, अगर आपको याद हो, आपकी फरवरी में कितने परसेंट का ऑफ था, 70% का ऑफ था। मेगा ऑफर सेल था, जो ऑफर सेल चल रही थी उसमें 70% का ऑफ था। तो काफी बच्चों ने उसमें अपने आप को एनरोल कराया था, बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। काफी बच्चे नहीं करा पाए थे, तो देखिए अभी भी मौका है, ये 50% हो जाए, इससे पहले आप इस कोर्स को ले लीजिए। 999 का है ये, ठीक है बेटा। देखो आप कहते हैं ना, लोग सोचते हैं कि अरे यार कहाँ से दे 1000 रुपए, कैसे दे या क्यों दे, है ना। बट एक बात बता दे, जब एक बार कुछ बन जाओगे ना, तो ये 1000 रुपए पहली तनख्वाह से ही बहुत आराम से निकल आएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, अपने एम को पाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का त्याग देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो मतलब थोड़ी टफ भी होती है, पर करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो समझाना चाहते हैं कि हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भाई 999 का है, अभी ये 999 का है, हो सकता है होली का कोई ऑफर लग जाए, अभी होली का ऑफर मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। 699 का तुम्हारा किसका बैच है, कांस्टेबल का बैच है, ठीक है। इसमें बिहार 60 कोड लगाना है, ये कांस्टेबल का है, तो यानी कांस्टेबल का बैच आपको 699 का पड़ रहा है और दरोगा का 999 का पड़ रहा है, और दोनों ही बैच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें डेली क्लासेस चल रही है रेगुलर बेसिस पे, तो क्लास को मिस मत करिए। जितना आप लेट करते जाएंगे उतनी क्लासेस छूटती जाएंगी, फिर आपको उस टीचर की क्लास रिकॉर्डेड सेशन देखने होंगे, लाइव नहीं मिलेगी, फिर सोच लीजिए इस बात को, ठीक है। इसके अलावा बेटा लोग
एक और चीज थी जो मैंने आपको कल भी बताई थी, अगर याद आ रहा हो फिर से एक बार बता रहे हैं, और वो चीज जो है वो बेटा ये है। ये तो आपका सम्राट बैच है, ओके। एक मिनट, मेरे से ना वो पेज ही खो जाता है, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। ये है क्या? ये नहीं है, ये है। ओ ओ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये है कि भैया जो भी आपकी क्लास की पीडीएफ है, जो भी आपकी क्लास की पीडीएफ है वो कहाँ जा रही है? वो कहाँ जा रही है बेटा जी? वो जा रही है एग्जामपुर एप्लीकेशन पे। तो जल्दी से आप एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, क्योंकि वहां पे आपकी पीडीएफ जा रही है। यूट्यूब प्लेलिस्ट करके आपको ऑप्शन आपकी एप्लीकेशन पे मिलेगा। हो सकता है ये एप्लीकेशन पे आपको ना दिखे ऑप्शन, तो क्या करिएगा, अपने अपडेट कर लीजिए, आपकी जो एप्लीकेशन है ना उसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने पे ये ऑप्शन आपको दिखने लगेगा, यूट्यूब प्लेलिस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जितनी भी टीचर्स तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उन सारे टीचर की जो पीडीएफ है अब टेलीग्राम पे नहीं जाएगी। जो हमारी एप्लीकेशन है, जिसके फोन में हमारी एप्लीकेशन है, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा, समझे? यूट्यूब प्लेलिस्ट करके एक ऑप्शन आएगा जैसे ही तुम अपनी एप्लीकेशन को खोलोगे। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है तो आप एग्जाम्पुल पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कह रहा है कि गंदा खून कहाँ फिल्टर होता है, बता दीजिए जल्दी से। गंदा खून कहाँ फिल्टर होता है? इसकी फाइल को मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों को फाइल देनी होगी। क्लास ओवर होने का टाइम हो गया। ये लास्ट प्रश्न है बेटा। डेली क्लास होती है आपकी, कभी भी ऐसा मत करिए कि आप क्लास में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इससे आप ही की मतलब दिक्कत होगी, है ना? आप ही को दिक्कत होगा, बात को थोड़ा समझा करिए। आप ही को दिक्कत होगा कि आप ही की क्लास मिस होगी, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आपकी क्लास मिस हो। क्लासेस बहुत मेहनत से कराई जाती हैं। बच्चे लोग मतलब भाई कॉमन सेंस है, क्लासेस टीचर बहुत मेहनत से आप लोगों के सामने लाता है, ठीक है? त्योहारों में भी आपकी क्लास मिस ना हो, तो हम लोगों की क्लासेस डेली लगाई जा रही हैं आप लोगों के लिए, कि भाई बच्चों का टाइम खराब ना हो, बच्चों का स्लॉट फ्री ना जाए, है ना? तो हम टीचर्स भी उतनी मेहनत करते हैं जितनी आप मेहनत करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुर्दे होगा। इसमें 5 ऑप्शन, 5 सवाल मैंने होमवर्क के लिए भी दिए हैं। 5 सवाल होमवर्क के लिए है, वो तुम कर लेना। अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है? समझे बात को? तो यानी ये तुम्हारी फाइल है। एक बार मैं देख लेती हूँ डाउनलोड हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, डाउनलोड नहीं होती है तो आप लोगों को मिल नहीं पाती है, क्योंकि ये सारी फाइल्स आपकी पहुंचाई जा रही है। कहाँ पहुंचाई जा रही है? आपकी एप्लीकेशन पे, समझे? 1 मिनट रुकिएगा, मेरा नाम ही गायब हो जाता है, ठीक है? ठीक है, तो यानी आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं। मुझे उम्मीद है सारी बच्चों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है? सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि देखिए क्लासेस में डेली आना है, चाहे जो हो जाए। क्लास किसी भी बच्चे को मिस नहीं करनी है, ठीक है? चाहे जो हो जाए, क्लास किसी भी बच्चे को मिस नहीं करनी है। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास खत्म होने का टाइम हो चुका है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को बंद करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अगली क्लास है और अगली क्लास में जाना है टाइम से, ठीक है? राजगीर बैच के बारे में थोड़ा सा विचार बना लीजिए, क्योंकि अच्छा बैच है, अच्छी क्लासेस उसमें चल रही हैं, उन क्लासेस को मिस मत करिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब की जितनी भी पीडीएफ आपकी जो आ रही है टीचर्स की, वो सब आपकी एप्लीकेशन पे जा रही है, ठीक है? चलिए भाई, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और हाँ, क्लासेस को मिस मत करिएगा, क्योंकि डेली क्लास होगी आपकी, ठीक है? ओके, बाय बाय, थैंक यू।